नमस्कार, मैं पीयूष कुमार। अभी से लगभग 10 दिनों का समय बचा हुआ है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को होंगे, 8 फरवरी को नतीजे घोषित होंगे। लेकिन दिल्ली की राजनीति में सियासी घमासान मचा हुआ है। सभी पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, तीनों पार्टियों ने अपने दावे, वादे जनता के सामने प्रस्तुत किए हैं। लेकिन आज ही बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने वादा किया कि हम 20 लाख रोजगार पैदा करेंगे, 13 लाख बसों को ई बसों में बदलेंगे। ऐसे बहुत सारे वादे बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बेहद खास मेहमान मिस्टर क्षितिज जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया जो नई सोच नाम का अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, क्या इन वादों से जनता के इरादे इस बार बदल पाएंगे? देखिए, वादे का कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि ये वादे पूरे करने के इरादे कितने हैं, सवाल इस पर खड़ा होता है। क्योंकि वादे तो उन्होंने 2014 में क्या क्या किए थे कि 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे और अन्य वादे जो लोग आमतौर पर गिनाते रहते हैं। लेकिन वादे किस रूप में, क्योंकि जनता पर इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। खैर, ऐसी बात नहीं है। मैनिफेस्टो जब रिलीज होता है तब लोग देखते हैं कि हमारे लिए आखिर हमारे लिए क्या किया गया है। तो पीयूष, बिल्कुल जरूर जो मैनिफेस्टो बीजेपी ने जारी किया है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जो भी वेलफेयर स्कीम्स थी, जो भी जन कल्याण योजनाएं थी, जिसको वो पहले फ्री बीज कहा करते थे, उनको रेवड़ियां कहा करते थे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि जो जन कल्याण की योजना थी तो उसको हम जारी रखेंगे, हमारी सरकार अगर बनती है दिल्ली में तो भी। तो इससे एक प्लस पॉइंट अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल की तरफ भी जाता है। क्योंकि उन्होंने कहा, क्योंकि इस पर अरविंद केजरीवाल हमलावर हैं। वो कहते हैं कि पहले तो ये खुद कहते थे कि हम रेवड़ियां बांट रहे हैं दिल्ली में, लेकिन बीजेपी ने भी उन रेवड़ियों पर जो आम आदमी पार्टी की सरकार देती थी 2015 से हम अगर बात कर लें, क्योंकि उससे पहले 2013 में उनकी 49 दिन की सरकार बनी थी। लेकिन जो वादे अब आम आदमी पार्टी ने किए थे, जो वो शिक्षा की बात करते हैं, जो वो पैसे देने की बात करते हैं, फ्री बस सेवा की बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि बीजेपी ये कह रही है कि हम इन सब चीजों को, जो भी जन कल्याण की योजना थी, अब उसको लेकर बाद में पता चलेगा कि कौन सी जन कल्याण की योजना वो मानते हैं और कितने लोगों के लिए मानते हैं, ये सवाल भी है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो मैनिफेस्टो है ये कहता है, आपने रोजगार की बात की, रोजगार की बात करें तो 2 करोड़ रोजगार हम पहले भी कई बार सुन चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा तो किया था 2014 में जब उनकी सरकार बनी थी। उससे पहले जब वो मैनिफेस्टो रिलीज किया था लोकसभा के लिए, लेकिन उसको पूरा करती हुई सरकार कितना दिखती है, सवाल इसको लेकर खड़ा होता है। तो पीयूष, जरूर मैं ये कहूंगा कि जो मैनिफेस्टो है ये वादे तो हैं, लेकिन इरादे कितने हैं वादे पूरे करने के, सवाल इसको लेकर उठता है। मेरा दूसरा सवाल है कि 2015 का चुनाव हो या जी 2020 का, बीजेपी ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई थी। तो क्या आपको लगता है इस बार दिल्ली का दिल बीजेपी जीत पाएगी? देखिए, जब आपकी 10 साल की सरकार हो जाती है, 10 साल 49 दिन पूरा अगर गिने, तो आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल की सरकार पूरे 10 साल और 49 दिन की अब पूरी हो चुकी है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी, जो सत्ता विरोधी लहर होती है, वो जरूर होती है लोगों के बीच में। और ऐसा मैं कई जगह गया जब दिल्ली में लोगों के बीच में, तो मैंने कई लोगों से जानकारी इकट्ठी करी कि आप क्या सोचते हैं इस बार। तो मैं जिन इलाकों में गया, हमने अपने चैनल पर भी इसको लेकर वीडियो जारी किए हैं, तो उसमें देखने को मिला कि बीजेपी, जो लोगों के बीच में जो माहौल है, जो शराब को लेकर है, जो तथाकथित शराब घोटाला है, तथाकथित क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अभी वो बेल पर है। तो इस तरीके से देखा जाए तो लोगों के बीच में ये माहौल जरूर है। जितने इलाकों में मैं गया हूँ, मैं फिलहाल 3-4 इलाकों में गया हूँ, तो वहां पर ये माहौल देखने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने, क्योंकि पटपड़गंज जो है वो पहले मनीष सिसोदिया की सीट थी, अब वो जंगपुरा से लड़ रहे हैं चुनाव, इस बार अवध ओझा लड़ रहे हैं वहां से। उनके सामने पिछली बार भी अगर देखें तो सिर्फ लगभग 3200-3300 ऐसे ही वोटों से जीत मिली थी मनीष सिसोदिया को। लेकिन इस बार वहां का मुकाबला भी कड़ा है, क्योंकि सामने जो है वो रविंदर नेगी है भारतीय जनता पार्टी के, और तीसरी तरफ जो मोर्चा है वो कांग्रेस का है, जहां पर अनिल चौधरी, जो कि पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं दिल्ली के, तो वो भी चुनाव लड़ रहे हैं वहां से। तो ऐसे में सवाल यही है, मैंने वही कहा कि वादे तो सबके हैं। जी जी। अरविंद केजरीवाल ने भी वादा कर दिया 2100 रुपए महिलाओं को देंगे, तो ये महिला फैक्टर, वहां पर कांग्रेस ने भी वादा किया है कि 2500 रुपए हम देंगे, और बीजेपी ने भी 2500 रुपए देने का वादा किया है महिलाओं को। तो सवाल वही है कि क्योंकि वादा तो हरियाणा में भी किया गया जी था, जी। आम आदमी पार्टी ने भी वादा किया था हम पंजाब में इतने पैसे देंगे महिलाओं को, लेकिन
कितनों को मिले इसका सर्वे कौन करेगा? जी। मेरे हिसाब से तो शायद अभी किसी को मिले नहीं, क्योंकि खुद कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कांग्रेस पार्टी के पंजाब के कई कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि अभी किसी महिला को पंजाब में कोई धनराशि कुछ नहीं मिल रहा है। तो आम आदमी पार्टी ने शायद वो वादा वहां पंजाब में नहीं पूरा कर पाई। तो देखना होगा कि लोगों के बीच में वो भरोसा बन पाता है, क्योंकि लोग अंत में यही सोचते हैं कि हमारे लिए आखिर सरकार क्या करने वाली है। जी, जी। सरकार उसी की बनती है जो हमारे लिए कुछ करेगा। जी। लोग अपने बारे में जी। इस तरीके से सोचते हैं। जी, मेरा अगला सवाल है कि पिछले 10 सालों में 2 विधानसभा चुनाव हुए, हाँ। 2015 का चुनाव हो या 2020 का चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी कुछ अच्छा प्रदर्शन दिल्ली में कर नहीं पाई है, हाँ। हमेशा शून्य सीटें। और इस बार का जो चुनाव है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी भी अपने अच्छे जी। अच्छे कार्यों को जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है। बीजेपी भी आम आदमी हम्म। पार्टी को, वो शराब घोटाला हो या शीश महल जैसे मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी जी। को घेर रही है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या अभी जैसे सीलमपुर में कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने रैली की थी, हाँ। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से कोई भी बड़ा नेता, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, जी। प्रियंका गांधी या कोई भी बड़ा नेता चुनाव प्रचार नहीं कर रहा है, तो हम्म। क्या आपको लगता है इस बार भी कांग्रेस के लिए दिल्ली में कुछ अच्छा स्कोप नहीं है? देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है कांग्रेस को लेकर, क्योंकि एक पुरानी देश की पुरानी पार्टी है और लंबे समय तक दिल्ली में भी, चाहे हम देखें तो 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही, और वो उसी मॉडल पर अगर हम देखें तो चुनाव लड़ती हुई दिखाई देती है। वो लोगों के बीच में जो भी छोटे कार्यकर्ता, मैं छोटा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जो निचले लोकल लेवल के जो कार्यकर्ता होते हैं, वो लोगों के बीच में जाकर कांग्रेस पार्टी के लिए इस तरीके से प्रचार कर रहे हैं कि हमारा शीला दीक्षित का जो समय था वो कितना बेहतरीन था। आप इसको देखिए, शीला दीक्षित का एक जो मोदी जी कहते हैं गुजरात मॉडल, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमारा मॉडल, और तीसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी है वो ये कहती है कि हमारा भी है शीला दीक्षित मॉडल। शीला दीक्षित को लेकर, लेकिन कांग्रेस का अगर मैं बताऊं तो कांग्रेस का उतना जोर अभी तक नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप देखें तो 2013 में पहले सरकार गई, क्योंकि एक बहुत लंबा जो अनशन था पहले जो एंटी करप्शन को लेकर था, उसमें अरविंद केजरीवाल एक चेहरा बने, तो लोगों के बीच में एक उम्मीद जगी कि ये बंदा जो है वो शायद दिल्ली के लिए कुछ कर सकता है, वो शायद देश की राजनीति को बदल सकता है। और ऐसा बिल्कुल है कि अरविंद केजरीवाल ने जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो चाहे हम देखें तो मोहल्ला क्लिनिक जो कि हेल्थ की व्यवस्था को लेकर हो, तो ऐसी चीजों को अरविंद केजरीवाल ने राजनीति के केंद्र में भारत के लिए लाने की कोशिश जरूर की। वो इसमें कितने सफल हो पाए ये सबके सामने है, इसका फैसला जनता करेगी। कांग्रेस की जहां तक बात रही, तो कांग्रेस की मुझे जहां तक लगता है कि वो सिंगल डिजिट में इस बार भी उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कांग्रेस की सरकार बनने का फिलहाल कोई स्कोप नहीं है, और शायद इसीलिए कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी यही कह रहा है कि हम 26 तारीख से प्रचार करेंगे। राहुल गांधी, एक बार आपने कहा कि सीलमपुर आए थे, तो वहां पर उन्होंने रैली की, और वहां पर मैंने वीडियो भी देखा था कि वो कह रहे थे कि ये हमारी दिल्ली है, पेरिस है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वादे करते थे कि हम इसको पेरिस बना देंगे। और लोगों के बीच में ये भी माहौल है, क्योंकि आप अगर बहसें देखें टीवी के ऊपर, जो टीवी पर लड़ाने की कोशिश की जाती है, तो उसमें ये एक मुद्दा भी बन रहा है कि पहले अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी साथ में चुनाव लड़ते थे, लेकिन लोकसभा में मिलकर लड़े। पहले तो अरविंद केजरीवाल ये कहा करते थे कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। आरोप लगते ही सोनिया गांधी को एक बार हमें दे दो सब कुछ, हम दिखा देंगे कि सोनिया गांधी सब कुछ अपने आप उगल देंगी। वो करप्शन को लेकर बात करते थे, लेकिन वही कांग्रेस के साथ चले गए। और आपको याद होगा कि 2013 में जब सरकार 49 दिन की बनी थी अरविंद केजरीवाल की, तो वो समर्थन से किसके बनी थी? वो कांग्रेस के समर्थन से बनी थी। तो सवाल वही है कि कभी ये दिखाते हैं कि हम कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, कभी ये क्योंकि आपको याद होगा कि एक रामलीला मैदान में एक रैली हुई थी लोकसभा चुनाव से पहले, जहां पर अरविंद केजरीवाल और साथ में जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, अब फिलहाल हैं, उस समय वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था और उनको भी जेल हुई थी अरविंद केजरीवाल के साथ ही। वो शायद अरविंद केजरीवाल से पहले जेल से बाहर आ गए थे। तो सवाल इसको लेकर है कि वो उस समय पोस्टर बॉयज थे दोनों के दोनों, और राहुल गांधी भी उसी रैली में बोल रहे थे, सोनिया गांधी भी उसी रैली में बोल रही थी, और सुनीता केजरीवाल भी उसी रैली में बोल रही थी, जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। तो लोगों के बीच में ये भी माहौल है कि कांग्रेस पार्टी पहले किसी इनके साथ जाती है, नहीं जाती है, इनका क्या चल रहा है, ये कौन सा रिश्ता है, ये समझ में नहीं आता है। तो ये एक बात है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी कुछ महीने पहले महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, इन सारे राज्यों में चुनाव
जी। तो जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी जिस तरह से पूरी राजनीतिक अपनी ताकत झोंके हुए हैं, जी। आखिर कांग्रेस क्या इतना कमज़ोर पड़ने का कारण क्या है? हरियाणा में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, तो चुनाव जीतते-जीतते हार गए। जी। तो आखिर कांग्रेस पार्टी दिल्ली के चुनाव को इतने हल्के में क्यों ले रही है? आपको क्या लगता है कि मतलब ये कौन-सा फैक्टर है कि दिल्ली को चुनाव को कांग्रेस पार्टी हल्के में ले रही है? देखिए दिल्ली के चुनाव में मैंने वही बात कही कि शायद कांग्रेस के खुद कार्यकर्ताओं को इतनी उम्मीद नहीं है कि जी। हमारी उतनी सीटें आ जाएं। जी। कांग्रेस देखा जाए तो अगर कांग्रेस का इतिहास निकाला जाए तो कांग्रेस का इतिहास इस देश की राजनीति में सबसे पुराना निकलकर सामने आता है। तो सवाल इसको लेकर लोगों के बीच शायद उठता है क्योंकि कांग्रेस ने कई साल भारत में कई जगहों पर उनकी सरकार रही, लोगों ने अलग अलग नेताओं के अलग अलग शीर्ष नेतृत्व के उनके राहुल गांधी के परिवार से भी अगर हम बात करें तो खुद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाकी लोगों ने भी बाकी प्रधानमंत्री भी रहे। तो उन लोगों का कार्यकाल लोगों ने देखा और फिर उसके बाद शायद पता नहीं क्यों भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में हम देखते हैं कि पहले तो शुरुआत में जब एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे कि कांग्रेस की जीत हो रही है, सरकार काफी एंटी इनकम्बेंसी थी, 10 साल की सरकार हो चुकी थी हरियाणा में भी, लेकिन उसके बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बनी जिसने हरियाणा में लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाई। तो लोगों ने उन पर भरोसा जताया, इस पर कोई सवाल खड़ा कर नहीं सकते हैं। जी, जी। कांग्रेस को क्यों नकार दिया, क्यों, क्या वो अपने संगठन में उस तरीके से नहीं लड़ पाए? क्योंकि आप देखेंगे कि हरियाणा में अगर बात करें तो आपसी मतभेद जो शीर्ष नेतृत्व था और बीच में जो निचले लेवल पर आप देखें कि जो हुड्डा थे उनसे भी थोड़ी नाराजगी देखने को मिलती है बीच में। वो पता नहीं किस तरीके से अब ये गठबंधन जो ये अपना पूरा संभाल नहीं पा रहे थे, तो उसको लेकर लोगों के बीच में माहौल जरूर बनता है कि ये करना क्या चाहते हैं, ये कहना क्या चाहते हैं हमसे, क्या ये अगर ये अभी लड़ रहे हैं तो ये बाद में जाकर क्या अपने वादे पूरे कर पाएंगे? ये सवाल लोगों के बीच में शायद बनता है और इसीलिए महाराष्ट्र में पहले तो शुरुआत में जब रुझान आने लगे तो शुरुआत में सुबह तो मैं पूरा देख रहा था कि शुरुआत में सुबह सुबह तो बिल्कुल ऊपर पहुंचती गई कांग्रेस, फिर डाउन होती चली गई और इतनी डाउन हुई कि सरकार ही नहीं जी, जी। मेरा अगला सवाल ये है कि अंतिम सवाल ये है कि आप भी जानते हैं सभी पार्टियाँ हो चाहे कोई भी पार्टी हो, सारे पार्टियाँ जो वादे करती हैं वो अपने हिसाब से करती हैं जी। कि वो चुनाव जीत सके। लेकिन दिल्ली के चुनाव में यमुना जैसा मुद्दा हो या दिल्ली का प्रदूषण हो, ये किसी पार्टी ने इसे उतनी मुखरता से नहीं उठाया। तो क्या आपको लगता है दिल्ली के चुनाव में यमुना का पानी हो जो साफ नहीं हो पाया या प्रदूषण हो यह अहम मुद्दा नहीं बन पाया? नहीं, ऐसा नहीं है पीयूष, मुझे ऐसा नहीं लगता। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात करें और कांग्रेस पार्टी की भी बात करें तो वो लगातार अरविंद केजरीवाल पर इसको लेकर हमलावर हैं कि दिल्ली आखिर प्रदूषित क्यों है, दिल्ली की यमुना क्यों नहीं साफ हो पाई। तो उनके ऊपर इसको लेकर बैकफायर होता हुआ दिखता है क्योंकि वो कहते थे पहले 20 में मैं डुबकी लगाऊंगा, उसके बाद कहते थे मैं 25 में डुबकी लगाऊंगा और आप मुझे वोट मत करना अगर यमुना साफ ही नहीं होती। तो सवाल इसको लेकर है कि अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे, उसके अलावा वादे उन्होंने किए थे कि हम जो नाली की व्यवस्था को लेकर, तो इस चीज में वो खुद मानते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कई बार ये स्टेटमेंट भी दी है, हर जगह जाकर वो ये कह रहे हैं कि मेरे से गलती हुई है कि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया। वो इसको लेकर कारण क्या गिनाते हैं? पहले तो कोरोना आ गया, फिर उसके बाद वो गिनाते हैं कि हमें जेल भेज दिया गया, हमारे सारा शीर्ष नेतृत्व जेल में चला गया। लेकिन सवाल ये है कि जिस समय जो शीश महल, जिसको तथाकथित शीश महल कहते हैं, भाजपा ने उसको खैर बंद कर रखा है फिलहाल के लिए, वो आरोप प्रत्यारोप जो भी है उसको लेकर, तो उस समय उसका निर्माण तो हो रहा था। लेकिन सवाल ये है कि उस समय क्या यमुना साफ नहीं हो सकती थी? आतिशी बाहर थी, सौरभ भारद्वाज बाहर थे, गोपाल राय बाहर थे, बड़े बड़े नेता बाहर थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साबी वो अपनी पार्टी को लेकर ही असमंजस में चले गए कि हमारी पार्टी, एक तरीके से देखने को मिला कि बीच में ऐसा लगा कि डाउनफॉल आता हुआ जा रहा है क्योंकि उनके काफी बड़े नेता गए। लेकिन क्या उस बीच में यमुना साफ नहीं हो सकती थी? एक कहता था कि मैं गंगा का लाल हूं, मुझे गंगा ने बुलाया है, एक कहता था मैं यमुना का लाल हूं, मुझे यमुना साफ करके दिखाऊंगा। अब बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है कि हम यमुना साफ करेंगे 3 साल के भीतर। सवाल वही है कि वादे तो हैं लेकिन इरादे कितने हैं, सवाल इसको लेकर है। क्षितिज, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इन सारे मुद्दों पर चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष। तो दिल्ली का चुनाव पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना ये है कि अगले 10 दिन के बाद चुनाव है और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। तो आखिर दिल्ली की जनता अपने दिल में किसे बैठाती है और दिल्ली का चुनाव आखिर दिल्ली की जनता किसे देगी राजनीतिक घाव, इस पे रहेगी हमारी नज़र। तब तक के लिए शुक्रिया। नमस्कार, मैं पीयूष कुमार।